हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.2 और उसमें एक थ्योरम अपने कंप्लीट किया था। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax square plus twice hxy plus by square equal to 0, then tan theta equal to in modulus 2 times under root h square minus ab upon a plus b। फिर वहां पे अपने दो कंडीशन देखा था अपने कि if the two lines are perpendicular then a plus b equal to 0, और फिर अपने एक पैरेलल वाली भी कंडीशन देखा था कि if the two lines are parallel then h square minus ab equal to 0। यानी अब अपने पास में पैरेलल लाइन चेक करने के लिए दो कंडीशन है और परपेंडिकुलर लाइन चेक करने के लिए भी दो कंडीशन है। अगर स्लोप अगर दिया हुआ है तो मैं पैरेलल लाइन चेक करूंगा, m1 इक्वल टू m2 मीन द स्लोप्स आर इक्वल, और अगर परपेंडिकुलर चेक करना है तो मैं चेक करूंगा प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ओके, और अगर मेरे पास में अगर इक्वेशन दिया हुआ है, जॉइंट इक्वेशन दिया है ऑफ द टू लाइंस एंड बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो और मुझे चेक करना है कि वेदर दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो मुझे अगर वो ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म वाला इक्वेशन दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको कंपेयर करके a और h और b की वैल्यू क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 आता है तो परपेंडिकुलर, और h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया तो पैरेलल। में तो क्या नोट डाउन करके रखा आपने पिछले लेक्चर के अंदर, ये दो मेन पॉइंट आपने ध्यान में रखा है कि we having the two ways by which we can check whether the lines are perpendicular or parallel। ओके, तो इस लेक्चर में अपन उसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। कौन सा देखना है आपने को, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसके पहले अपने होमोजीनियस सेकंड डिग्री देखा था इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स आएंगी सभी टर्म्स की डिग्री कितनी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और होमोजीनियस सेकंड डिग्री देखा मतलब सभी टर्म्स की डिग्री कितनी होने को ना, 2 होने को ना। इधर में तो वो अपने जो देखा हुआ था वो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन था, यानी मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये जो आपने कल इक्वेशन देखा था ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर, ये भी आपका क्या था, ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री था। आज भी अपन सेकंड डिग्री ही देखने वाले हैं, लेकिन आज कौन सा देखने वाले हैं, अपन जनरल देखने वाले हैं। इसके पहले अपन ने कौन सा देखा था, सेकंड डिग्री ही देखा था, लेकिन वो कैसा था, होमोजीनियस था। क्यों होमोजीनियस था, क्योंकि सभी टर्म्स का पावर कितना है, 2 है। सभी टर्म्स की डिग्री कितनी है आपकी, 2। डिग्री कैसे निकालते हैं ये अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से देखा हुआ है। आज अपन चलेंगे जनरल सेकंड डिग्री तरफ। जनरल का मतलब ये हुआ कि आपका जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री का तो रहेगा ही, लेकिन उसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी सभी टर्म्स की डिग्री 2 रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। अगर सभी इसकी डिग्री अगर 2 रहेगी तो वो होमोजीनियस हो जाएगा में। और इसीलिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है जनरल और उसको दिया हुआ है होमोजीनियस। दोनों में डिफरेंस ध्यान में आ रहा है कि वो होमोजीनियस के अंदर जितनी भी टर्म्स है सभी टर्म्स की डिग्री 2 रहेगी, और ये जो जनरल है मतलब सभी टर्म्स की डिग्री 2 रहेंगी नहीं। में तो क्या करेंगे, अब अपनी इक्वेशन देखेंगे। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ओके, इसको थ्योरम के फॉर्म में भी आपके पास में दिया हुआ है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो आप टेक्स्ट बुक में से देख के लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं कुछ कोशिश करता हूं। ओके, मेरे पास में दो लाइन है, लेट u and v be the two lines, let u and v be the two lines such as the line u having the equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and the line v having the equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0। मेरे पास में दो लाइन है, एक लाइन है मेरे पास में u लाइन है और दूसरी लाइन कौन सी है, v। u लाइन का इक्वेशन क्या है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0।
वी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इनका क्या करना है, मुझे जॉइंट इक्वेशन लेना है। फिर मुझे मालूम है कि इफ u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 देन कंबाइन इक्वेशन, of these two lines is u इंटू वी इक्वल टू 0। ये आपने कंबाइन इक्वेशन में देखा है। u की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं। u की वैल्यू कितनी मेरे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1। v की वैल्यू कितनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये सेकंड ब्रैकेट को पहले मैं a1x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a1x इंटू दिस ब्रैकेट, तो a1a2 x इंटू x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a1x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो a1b2 xy, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा प्लस a1c2 x। ओके, अब b1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, a2b1 xy, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस b1b2 y स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस b1c2 y। ओके, अब c1 का इनके साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस c1 का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, a2c1x। आपको समझ रहा होगा मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले a बाद में b और बाद में c बाद में x और बाद में y, वो सीक्वेंस में लिख रहा हूं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a2c1x, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा प्लस b2, इधर कौन है c1y, फिर इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। में देख लीजिए बराबर आए क्या, टोटल 9 टर्म्स आने को ना अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी टर्म्स आ गई, 9 टर्म्स आ गई। ओके, अब जो कलेक्टिव टर्म्स जो है उनको अपन ले लेंगे। जैसे यहां पर x है, तो चलिए फिर अपन टर्म्स नजदीक ले लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे a1 a2 x स्क्वायर प्लस x और y वाली टर्म्स देखो, ये दो टर्म्स है मेरे पास में, इसका कोएफिशिएंट कितना है, a1b2 प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना है, a2b1, और ब्रैकेट के बाहर क्या रख दिया, x इंटू वाई, यानी ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स का हिसाब हो गया। फिर उसके बाद में y स्क्वायर वाली टर्म लिख लो उसके हिसाब से, प्लस अब आगे मेरे पास में b1 b2 y स्क्वायर। अब x वाली टर्म लेंगे, ये यहां पर x है और इधर x है, तो चलिए इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। दिया हो गया a1c2 प्लस a2c1, ये हो गई x वाली टर्म, एंड अब इनका भी हिसाब हो गया मेरे पास में, x वाले टर्म का भी हिसाब हो गया। अब कौन सी टर्म बची, देखिए ये टर्म्स ले लिया मैंने, ये वाली टर्म्स हो गई, उसके बाद में ये टर्म्स भी आ गई अपने पास में, x इंटू वाई वाली टर्म्स हो गई। अब मेरे पास में ये वाली टर्म्स बची, तो इसमें से y कॉमन निकाल लो, एंड ये हो गया b1c2 प्लस b2c1y प्लस c1c2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, अब क्या करता हूं मैं, ये a1 a2 x स्क्वायर है, तो यहां लिखता हूं मैं ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू a1 a2, ये a1 a2 की जगह x लिखा, ट्वाइस h इक्वल टू ट्वाइस h इसके जगह लिखा, तो क्या है मेरे पास में a1 b2 प्लस a2 b1, b लिखा, सो दैट इज b इक्वल टू b1 b2,
ए, इसके जगह ट्वाइस एच, B1 B2 की जगह बी, और ये जो ब्रैकेट में रखा है उसके लिए क्या लिखा मैंने, ट्वाइस जी। सो ट्वाइस जी इक्वल टू A1C2 प्लस A2C1, ट्वाइस F इक्वल टू B1C2 प्लस B2C1 और C इक्वल टू C1C2। आखिर में तो ये जो मेरा इक्वेशन लिखा हुआ है ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है इसकी डिग्री 2 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, ये g जो है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है उसके पास में x और y वेरिएबल है, तो ट्वाइस g क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसका वेरिएबल कितना हो गया 1, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। यहाँ पर भी ट्वाइस f कांस्टेंट है, y अकेला वेरिएबल है तो उसकी भी पावर कितनी रहेगी 1, यानी ये जो टर्म्स है इस टर्म की डिग्री 1 है, ये वाले टर्म की डिग्री 1 है, और c कैसा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री कितनी है 0, यानी एक जो आपके पास में इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर ये 3 टर्म की डिग्री 2 है, ये 2 टर्म की डिग्री 1 है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो सॉरी इसकी डिग्री कितनी है 0 है। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है, अगर सब टर्म की डिग्री सेम रहती तो ये क्या हो जाता था होमोजीनियस। अभी इसमें सेम है क्या, यहाँ पे 3 टर्म की डिग्री 2 है, इधर 1 है और इधर कितनी है 0 है, इसी का मतलब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन कैसा है जनरल है। क्यों जनरल है, बिकॉज ऑल द टर्म्स हैविंग द सेम नॉट सेम डिग्री, की सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। और वेरिएबल कौन है x और y, तो यहां पर जो टर्म्स है a ट्वाइस h, b ट्वाइस g ट्वाइस f, c, ये सभी क्या अपने कांस्टेंट टर्म है ना, सिर्फ वेरिएबल क्या रहेंगे उसके अंदर, यानी कोएफिशिएंट रहेंगे, वेरिएबल कौन है सिर्फ x और y वेरिएबल रहेंगे अदर में। सो इट इज कॉल्ड एज सेकंड डिग्री, यानी कौन सा आपका ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, और वो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, और ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है बदल में। तो जिस तरीके से अपने होमोजीनियस का निकाला था वैसा ही अपने किसका निकाला हुआ है, जनरल सेकंड डिग्री का निकाला है। इसको आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है, थ्योरम 4.5 में क्या दिया हुआ है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इन अ जनरल डिग्री इक्वेशन इन x एंड y है में। तो वो थ्योरम को भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना और बाद में ऐसा ही क्या कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ आपको रिमार्क्स दिए हुए हैं, तो अपन वो रिमार्क्स भी देखेंगे, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन और होमोजीनियस, इसमें थोड़ा सा अपन कंपैरिजन भी कर लेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे आपको उसमें भी रिमार्क्स दिए थे, परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन के रिमार्क्स थे आपके पास में, वैसे कुछ रिमार्क्स इससे रिलेटेड भी आपको दिए हुए हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे रिमार्क्स से ऊपर। ओके, तो चलिए मैं तो एक तरफ जनरल इक्वेशन लिखता हूं। अभी अपने जनरल इक्वेशन देखा था, क्या था जनरल इक्वेशन, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0। दूसरी तरफ ये वाला इक्वेशन लिख लेता हूं, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब ये जो आपको दिया हुआ है ये आपका जॉइंट इक्वेशन है, इट इज द जॉइंट इक्वेशन। ये जो दिया हुआ है ये भी जॉइंट इक्वेशन है, बोथ आर द जॉइंट इक्वेशन। ओके, डिफरेंस क्या है फिर, ये भी जॉइंट इक्वेशन है वो भी जॉइंट इक्वेशन है, डिफरेंस ये है कि इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू origin, lines not passing origin।
और ये जो जॉइंट इक्वेशन है ये क्या करेगा, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी जॉइंट इक्वेशन है वो भी जॉइंट इक्वेशन है, डिफरेंस है कि लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन और यहाँ पे लाइंस क्या हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही। सेकंड ये जो है ये जनरल इक्वेशन है, क्या ये जनरल इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है आपके पास में, होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन है और ये कौन सा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। समझ गए यहां तक बराबर, ओके। उसके बाद में फिर अब आपको देखना है, फिर बाद में और आपके पास में दिया हुआ है रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ओके। फिर से ये हो गया पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया है, अब ये जॉइंट इक्वेशन है मतलब दो लाइन रहेगी, जॉइंट इक्वेशन मींस दो लाइन रहेगी, तो समझ लो इसके बीच में जो एंगल दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज होगा tan थीटा इक्वल टू इन मॉड्यूलस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहां पर भी अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मूला यूज होगा, tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ज्वाइंट इक्वेशन में मतलब टू लाइंस रहेंगी ना, तो दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला दोनों जगह सेम होगा। जनरल इक्वेशन है तो भी वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो भी फॉर्मूला वही यूज होगा। क्योंकि इसका अगर मुझे डायग्राम अगर निकालना है तो डायग्राम इसकी ऐसे बनेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे में ये यहां से एक लाइन जा रही है आपकी, ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है, दोनों लाइन ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, और ये एंगल कितना है उसका, थीटा है। इसको लाइन ने आप लोग क्या बोल दिया, यू लाइन बोलेंगे और वी लाइन बोलेंगे। इसके डायग्राम तो आप लोग निकाल चुके हैं इसके पहले कि बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये यू लाइन ये वी लाइन और ये एंगल कौन सा हो गया, थीटा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके। तो ये एंगल फाइंड आउट करने का हो गया। तीसरा, ओके, जैसे इसके अंदर अपने उसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन दी थी, पैरेलल की कंडीशन दी थी, वैसे ही यहां पर आपको दिया हुआ है ये एंगल हो गया। कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, सेम कंडीशन दोनों के अंदर रहेगी। कंडीशन पहली कंडीशन परपेंडिकुलर की, क्या है परपेंडिकुलर की कंडीशन, a प्लस बी इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन आपके पास में पैरेलल की, h स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगी, परपेंडिकुलर की कंडीशन रहेगी a प्लस बी इक्वल टू 0, और पैरेलल की कंडीशन रहेगी आपके पास में h स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0, ओके। फिर नंबर 4 पे इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या निकालना है अपने को, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ओके। अब इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट हो रही, बोथ द लाइन इंटरसेक्ट हियर, ये दोनों लाइन यहां पर इंटरसेक्ट हो रही ना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे क्या करना है अभी, फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एक पहले मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूं, यानी उस पर से फिर अपन इंटरसेक्शन पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। कि अगर मुझे चेक करना है कि ये जो आपको लाइन एक आधा इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला है, ओके। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 देन द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ओके। क्या लिखा है मैंने, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ए है एच बी जी एफ सी, यहां से क्या करूंगा मैं, वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इनकी, और वो वैल्यू इसमें क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे पुट कर दूंगा। और अगर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, कितनी आती है वैल्यू,
0 अगर उसकी वैल्यू आती है तो वो क्या रहेगा आपका गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आएंगे अपन इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट यहां से निकाल सकते हैं अपन। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो एक रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक रहेगा वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा एच एफ माइनस बी जी, क्या लिखा एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वेयर, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। ये हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसा ही मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अब यहां से लेना जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वेयर। ओके, with the help of this determinant we can easily write down the intersection point। आराम से अपन इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसा लर्न करने में थोड़ी सी इसमें क्या जाएगी, परेशानी जाएगी। क्या किया अपन ने एच एफ माइनस बी जी अपॉन जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहेगा, ओरिजिन। दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट होगी, ओरिजिन पे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 0। ओके, और इधर कोई ऐसी कंडीशन दी हुई नहीं है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर की जिसकी वजह से अपन चेक कर सकते हैं अदर में कि आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं है। तो दोनों के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं, उसके लिए ये एक ही कंडीशन आपको दी हुई है ए एच जी, इधर ए एच जी दिया हुआ है अदर में। या फिर इसको ध्यान में रखने के लिए और एक अच्छा ट्रिक भी दिया हुआ है, अ हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉलेज। क्या दिया हुआ है, ये एफ है, जी नहीं है, ये क्या आपके पास में एफ है। कैसा ध्यान में रखोगे इसको, अ हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉलेज। ये तरीका है, बहुत से ध्यान में रखते हैं ए एच जी ए बी सी एफ एफ जी एच। जैसा ध्यान में सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से भी ध्यान में रह जाता है। तो क्या ध्यान में रखोगे, अ हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉलेज। With the help of this determinant we can check whether the given equation represent a pair of straight line or not। तो ये दोनों के अंदर क्या दिया हुआ है, कुछ डिफरेंस दिया हुआ है और कुछ क्या दिया आपको सिमिलरिटी दी हुई है। बाकी के जो इसके अंदर लिखे हैं परपेंडिकुलर की एक दूसरी कंडीशन है, फिलहाल अपने को उसकी जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए यहां से यहां तक पहले अपने सेकंड डिग्री इक्वेशन देखा। सेकंड डिग्री इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको उसके भी समझा दिए। वो भी जॉइंट इक्वेशन है, ये भी जॉइंट इक्वेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा के दिया हुआ है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। ओके, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें का नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है मतलब दो लाइंस लगेंगी आपको। पेयर ऑफ लाइंस नंबर 1 थ्रू 2, जो लाइन है वो कहां से पास हो रही, 2, यहां से लाइन पास हो रही एंड पैरेलल टू, एंड अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है उस रिक्वायर्ड लाइन क्या कर रही, पैरेलल टू 2x square। The required line is parallel to 2x square plus 3xy minus 9y square equal to 0। ओके, करना क्या है अपने को जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो दो लाइन लगेंगी, दोनों लाइन यहां से क्या हो रही, पास हो रही। बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, and that line are parallel to this line। अब देखिए ये भी जॉइंट इक्वेशन है, मतलब यहां दो लाइन रहेगी
अपने को भी जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो भी दो लाइन रहेंगी, तो उसमें से जो दो लाइन में से एक लाइन इधर भी पैरेलल रहेंगी और दूसरी भी क्या रहेंगी, इनको पैरेलल। क्या होगा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। समझ लो मेरे पास में ये गिवन लाइन है, ये जो मेरे पास में इक्वेशन दिया हुआ है ये गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन में दो लाइन है, एक लाइन u है और एक लाइन v है। गिवन इक्वेशन बोले तो ये वाला इक्वेशन, ये मेरा गिवन इक्वेशन है। और ये कौन सा इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है। अगर में बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये दोनों लाइन जो है वो कहां से पास हो रही, ओरिजिन में से पास हो रही। तो गिवन इक्वेशन की दो लाइन है u और v, मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन भी कैसा है मेरा, जॉइंट इक्वेशन। देखिए गिवन इक्वेशन भी जॉइंट इक्वेशन है, तो उसकी दो लाइनें u और v। रिक्वायर्ड इक्वेशन में मुझे जॉइंट निकालना है, तो समझ लो उसकी दो लाइनें, एक लाइन को बोल दिया मैंने u डैश और दूसरी लाइन को क्या बोल दिया मैंने, v डैश। यानी मेरा जो रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन आएगा, रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा, u डैश v डैश इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन आपको मालूम है कैसे निकालते करके, आएगा ध्यान में। रिक्वायर्ड लाइन जो है मेरी रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है, u डैश और v डैश। दिस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1। ये यहां पे समझ लो एक पॉइंट दिया आपको 2, -1। तो क्या बोलता है वो, दिस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू u। u डैश इस पॉइंट में से पास हो रही और u को क्या है, पैरेलल है। u को क्या दिया है, पैरेलल। उसी तरीके से v डैश भी उस पॉइंट में से पास होके इसको क्या बता रहा है, वो पैरेलल बता रहा है। फिर अपने को पैरेलल की कंडीशन मालूम है, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये मुझे जो गिवन इक्वेशन, आपको ये सिचुएशन तो समझ में आ गया। गिवन लाइन में दो है u और v, रिक्वायर्ड लाइन भी जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो उसमें भी दो लगेंगी। कंडीशन दिया है कि u डैश पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू u, v डैश पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू v। ओके, अब क्या करेंगे अपन, ये जो मुझे इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को मैं सेपरेट करूंगा। इस इक्वेशन को क्या करूं, ये जॉइंट है ना, जॉइंट करके सेपरेट निकालूंगा। यानी मैं u लाइन और v लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। फिर वो बोलता है कि u डैश इसको पैरेलल है, जब पैरेलल है मतलब दोनों का स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो सबसे पहला काम मेरा कि ये जो मुझे जॉइंट इक्वेशन दिया है इसको सेपरेट करता हूं। सेपरेट करूंगा मतलब एक इक्वेशन u का मिलेगा और एक इक्वेशन v का मिलेगा। फिर इसका जो स्लोप रहेगा वही u डैश का स्लोप रहेगा, v का जो स्लोप रहेगा वही v डैश का स्लोप रहेगा। ओके, यानी मुझे u डैश और v डैश का स्लोप मिल गया और ये यहां से पास हो रही है तो मैं यूज करूंगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। वहां से मैं u डैश का इक्वेशन निकालूंगा, v डैश का निकालूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लॉजिक मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो देखिए अब किस तरीके से करेंगे। पहला काम है टू फाइंड आउट द सेपरेट इक्वेशन। तो यहां पे मैं इसको लिखता हूं, गिवन इक्वेशन, गिवन जॉइंट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए भी इसको सेपरेट करते हैं, तो इसके फैक्टर गिराना पड़ेगा। 9 2 जा कितना हो गया, 18 अरे में, तो 6 3 जा 18 होता है। एंड ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टू टर्म, इसमें से क्या कॉमन निकलता, ट्वाइस x कॉमन निकल गया तो x प्लस 3y, माइनस कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, y कॉमन निकालो तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहां से बाहर निकल गया x प्लस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन u का और ये इक्वेशन हो गया v का। अजन में अब इनको लाइन क्या है, पैरेलल है। इनको जो लाइन है क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, लेट m1 एंड m2 बी द
slope of be the slope of lines parallel to the x plus 3y equal to 0 and 2x minus 3y equal to 0 रिस्पेक्टिवली। m1 उस लाइन का स्लोप है जो इसको पैरेलल है, m2 उस लाइन का स्लोप है जो इसको पैरेलल है। सो देयरफॉर m1 इक्वल टू, पैरेलल है तो स्लोप कैसे रहेंगे, इक्वल। m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप निकालना है ना। अब इसका स्लोप कैसा निकलता है आपको मालूम है, ये जनरल इक्वेशन है तो स्लोप कैसा निकलेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल एंड m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, सो दैट इज 2/3। ओके, तो इस एक लाइन का स्लोप हो गया -1/3 और दूसरे लाइन का स्लोप कितना हो गया 2/3। फिर यहां पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग through the point 2, -1 having slope m1 equal to -1/3 and m2 equal to 2/3। द रिक्वायर्ड लाइन यहां से क्या हो रही, पास हो रही, जिसका स्लोप m1 है और दूसरी लाइन भी यहीं से पास हो रही है और स्लोप कितना है m2। फिर यहां पे लिखेंगे सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 equal to mx minus x1। सो देयरफॉर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से हो जाएंगे आपके, x1 और y1 हो जाएंगे। सो y माइनस y1, स्लोप मेरे पास में -1/3 x -2 एंड दूसरा क्या रहेगा आपका y -1। ये हो गया पहला स्लोप। दूसरा y माइनस y1, स्लोप कितना है 2/3 इन ब्रैकेट x -2। अब इनको सॉल्व करना है तो y + 1 इक्वल टू -1/3 x -2, y + 1 इक्वल टू 2/3 x -2। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3y + 3 -x + 2। 3 से इसको मल्टीप्लाई, माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 3y + 3 twice x -4। सो देयरफॉर x इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, 3y + 3 -2 इक्वल टू 0 माइनस twice x plus 3y plus 3 plus 4 equal to 0. So therefore x plus 3y plus 1 equal to 0 and minus 2x plus 3y plus 7 equal to 0. So therefore x plus 3y plus 1 equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 equal to 0। ऐसे में ये हो गया मेरा u डैश और v डैश। ये क्या था आपके पास में u और v, u और v। u का क्या किया अपन ने, स्लोप निकाला। वो स्लोप किसका था आपका, v डैश का भी स्लोप था। क्यों, क्योंकि सॉरी u का भी स्लोप था, u डैश का स्लोप था
क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये मेरा यू लाइन का इक्वेशन था, यू लाइन का स्लोप निकाला, वही स्लोप किसका रहेगा, मेरा रिक्वायर्ड लाइन का रहेगा, किसका, यू डैश का, यानी ये जो हो गया मेरा इक्वेशन, ये यू डैश हो गया और ये क्या हो गया, वी डैश हो गया। अब इसका क्या निकालना है, मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है। जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इधर का पार्ट क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं। ओके, तो जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो यहां पे लिख लेता हूं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस लाइंस इज, जॉइंट इक्वेशन मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, u इंटू वी लेते ना, तो x प्लस 3y प्लस 1 इंटू ट्वाइस x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा मैं, x से इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा पहला, ट्वाइस एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस 7x, 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 6xy माइनस 9y स्क्वेयर माइनस 21y, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस 7x, 3y से मल्टीप्लाई किया 6xy माइनस 9y स्क्वेयर माइनस 21y, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 3y माइनस 7। ओके, तो ये हो गया मेरे पास में 2x स्क्वेयर 6xy माइनस 3, so that is plus 3xy माइनस 9y स्क्वेयर, अब x वाली टर्म माइनस 7 प्लस 2, सो माइनस 5x, y वाली टर्म माइनस 21 माइनस 3, सो दैट इज माइनस 24y and minus 7 equal to 0. So it is the required joint equation of the lines which is passing through the point 2 comma minus 1 and parallel to this equation. आई बात ध्यान में समझ में आ गया। सबसे ज्यादा जरूरी है लॉजिक समझना। अगर ये लॉजिक समझ गया तो फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, थ्योरेटिकल है। आपको जो समझ में आया उसको आपको क्या करना है, थ्योरी के फॉर्म में लिखना है। ये लॉजिक समझ में आ गया तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन 1 में का 1 क्या किया, कंप्लीट किया। फिर उसी में का अपन सेकंड क्या करते, सॉल्व करते। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन 1 उसमें का सेकंड। ओके, फर्स्ट उसमें का सेकंड वही काम करना है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन of pair of lines passing through 2 comma minus 3 and parallel to x square plus xy minus y square equal to 0। अपने नंबर 1 वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसा ही ये दिया हुआ है, यहां पर भी वही दिया हुआ है कि रिक्वायर्ड है आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। दोनों लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही और वो लाइन यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। और ये भी क्या दिया आपको, जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी दो लाइन रहेंगी u और v। रिक्वायर्ड वाला भी जॉइंट इक्वेशन है, वहां से भी क्या रहेगा, u डैश और v डैश। जैसे पिछले बार जो लॉजिक अप्लाई किया था ना, वही लॉजिक क्या करना है अपने को, अप्लाई करना है। आइए में अब ये जॉइंट इक्वेशन है, मतलब ये दो लाइन का इक्वेशन है। ओके, तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पिछला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसके फैक्टर गिर गए। पिछला जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके क्या निकाले, अपने फैक्टर निकाले। इसके फैक्टर नहीं निकलते। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं निकलते। फिर इसके जब फैक्टर नहीं निकलते तो फिर इसको दूसरा तरीका एक है कि इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो। फिर ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करके फिर उसको अपन सॉल्व कर सकते। तो उतना लेंदी करने से बेस्ट वे है कि अगर इसके फैक्टर नहीं गिरते तो इसको एक और मेथड दी हुई है, उस मेथड से भी अपन क्या कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते। दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है वो ध्यान में रखिए। पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो भी जॉइंट इक्वेशन था, ये भी जॉइंट इक्वेशन है, लेकिन पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके फैक्टर गिर गए, इसके फैक्टर गिरते
नहीं। फिर इसके फैक्टर नहीं गिरते तो दो तरीके से सॉल्व होता है। एक, तो इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर लो, क्यों? क्योंकि अपने को दो वेरिएबल नहीं चलते ना, वेरिएबल कितने होना, एक। तो अब इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा आसान तरीका मैं आपको अभी बताता हूं इधर में। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को लिख लेता। सबसे पहले आप डिफरेंस ध्यान में रख लीजिए कि नंबर 1 और नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया आपका गिवन इक्वेशन। कंपेयरिंग विथ ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. So therefore a equal to 1, twice h equal to 1, b equal to minus 1. a equal to 1, twice h equal to 1 or b equal to minus 1. Okay. So therefore m1 plus m2 equal to minus twice h upon b, minus ये minus twice h की वैल्यू 1 upon minus 1, that is equal to 1. Product of slope m1 m2 equal to a upon b, so that is equal to a की वैल्यू 1 minus 1, so that is equal to minus 1. Sum of slope 1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1। इनका अपने को आगे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर यहां पे लिखता हूं मैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स, be the slope of required lines passing through the point passing through the point 2, -3 and parallel to the lines x square plus xy minus y square equal to 0. So therefore equation of required lines in slope point form is y minus y1 equal to m1 x minus x1 and y minus y1 equal to m2 x minus x1। एक लाइन जिसका स्लोप m1 है, दूसरी लाइन m2 है, दोनों लाइन m1 लाइन इसमें के एक लाइन को पैरेलल है, m2 लाइन भी एक लाइन को पैरेलल है, और दोनों लाइन कहां से पास हो रही, 2, -3 से। सो y माइनस x1 y1, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई, -3। फिलहाल तो मेरे पास में स्लोप नहीं है, पिछले बार अपने सेपरेट कर दिया था, करके स्लोप मिल गए थे। x माइनस x1, तो x -2 एंड y माइनस y1 m2 इन ब्रैकेट x -2। पहले चेक कर लो वैल्यू बराबर पुट की क्या, नहीं तो अपना आंसर पूरा गलत हो जाता। x1 y1, इट इज द वैल्यू ऑफ y1 एंड इट इज द वैल्यू ऑफ x1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया y प्लस 3 इक्वल टू m1 x -2, y प्लस 3 इक्वल टू m2 x -2। इनको इधर बुला लेता हूं मैं घर पे। सो y प्लस 3 माइनस m1 x -2 इक्वल टू 0 एंड
y प्लस 3 माइनस m2 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया और ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इनके क्या करना है, मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो क्या करूंगा, पहले जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज फर्स्ट इक्वेशन y प्लस 3, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इनटू सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 0। ऐसे में जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं u इंटू वी। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मतलब u लाइन का और ये v लाइन का। बस इसको भी सॉल्व करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। y प्लस 3 माइनस m1x प्लस 2 टाइम्स m1 इंटू y प्लस 3 माइनस m2x प्लस 2 टाइम्स m2 इक्वल टू 0। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। और y का मल्टीप्लीकेशन y के साथ में और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, या फिर दूसरा कोई तरीका है क्या, देख लेते हैं अपन इसको। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से भी करते आता। एक तो ये आपने जो लिखा, अब क्या होगा, y से ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 3 से करना पड़ेगा, माइनस m1 और प्लस 2mc, इनको सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं अपन, ये स्टेप को फिलहाल आप कैंसिल कर दो। क्या करते हैं अपन, ये y प्लस 3 है, इनको एक ब्रैकेट में रख दो, इसको भी एक ब्रैकेट में रख दो। इसका मल्टीप्लीकेशन y प्लस 3 यानी क्या हो गया, y प्लस 3 उसका स्क्वायर, फिर y प्लस 3 का इसका में मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस m2 x माइनस 2 y प्लस 3। क्या किया मैंने, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया, फिर इसका और ये वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, इनका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं अभी। सो दैट इज माइनस m1 x माइनस 2 y प्लस 3, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस प्लस m1 m2 x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से देख लो, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन y प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस m2 x माइनस 2 y प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस m1 x माइनस 2 y प्लस 3 माइनस माइनस प्लस m1 m2 x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, दैट इज x माइनस 2 स्क्वायर। ओके, फिर अब क्या करेंगे अपन, ये फिलहाल टर्म को ऐसे लिख लेता मैं, y प्लस 3 स्क्वायर। अब यहां पे देखो x माइनस 2 y प्लस 3, x माइनस 2 y प्लस 3, तो उनको कॉमन निकाल लेता, साथ में माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन निकाल लिया, दिया हो गया m2 प्लस m1, इधर के ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 y प्लस 3 प्लस m1 m2 x माइनस 2 उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सिर्फ आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है 1, सो 1 इन ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, एक्स वाई, x इंटू 3x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 6 प्लस m1 m2 कितना है माइनस 1, सो इट इज माइनस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 फ्रॉम 1।
So that is equal to y square plus 6y plus 9 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स वाई प्लस इंटू माइनस माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म का हिसाब कर लो। ये यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर दिया है तो लिख दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स इंटू वाई वाली टर्म्स, तो ये आपके पास में एक्स इंटू वाई वाली टर्म्स है, फिर वाई स्क्वेयर, ये प्लस वाई स्क्वेयर। अब उसके अंदर टर्म्स लगेगी एक्स की, तो ये दिया मेरे पास में एक्स वाली टर्म 4x माइनस 3x यानी ये हो गया x, फिर y वाली टर्म्स 6y प्लस 2y सो दैट इज 8y, फिर अब कांस्टेंट टर्म 6 माइनस 4 यानी रह गया 2, 2 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 11 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो पहले आप इसका आंसर चेक कर लो बराबर है क्या, फिर मैं और आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। ओके, बराबर है आंसर। क्या आंसर मिला आपको एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। अरे मैं पिछला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो इसके कंपैरिजन में बहुत आसान था। दोनों प्रॉब्लम एक जैसी थे लेकिन दोनों की मेथड कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। क्यों? क्योंकि पिछला जो प्रॉब्लम था उसके फैक्टर गिर गए, इसके फैक्टर गिरते नहीं। तो इसको एक तो ऑक्सिलरी में ले जाओ या फिर इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी अपन ने 2 इक्वेशन फाइंड आउट किए, पिछले बार भी 2 इक्वेशन फाइंड आउट किए, लेकिन स्लोप होने की वजह से m1 और m2 की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर पाए। अभी अपने हाथ में स्लोप नहीं था करके अपने उसको यहाँ लेके सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का यूज करके क्या किया अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। आई बात ध्यान में। अब पहला जो प्रॉब्लम था, पहला वाला प्रॉब्लम भी इस मेथड से सॉल्व होता है। फर्स्ट जो अपने सॉल्व किया वो वाला प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व होता है। तो आप उसको घर पे चेक कर लीजिए कि यही मेथड से फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता कि नहीं होता करके। ध्यान में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे सेकंड नंबर के प्रॉब्लम पे। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लिखा है। सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। वो बोलता कि ये जो आपको जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नहीं है, ये आपको शो करना है। ओके, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं उसके चेक करने के लिए अपने पास में कंडीशन दी हुई है। इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 then it is a equation of pair of straight line. If determinant is not equal to 0 then it is not the equation of pair of straight line. ऐसे में क्या करना है आपको, उसने बोला हुआ है कि शो दैट कि ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नहीं है, ये आपको बताना है। इसका ही मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने को ना, नॉट इक्वल टू 0 आने को ना। डिटर्मिनेंट आपको मालूम है। ओके, तो चलिए पहले इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं। So comparing with ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy plus c equal to 0. So therefore a equal to 1, twice h equal to 2, so h equal to 1,
B equal to 2, twice G equal to 2, so G equal to 1, twice F equal to 2, so F equal to 1, C equal to 1. ओके, डिटरमिनेंट लिख लेता पर यहां पे मैं क्या है डिटरमिनेंट, अ हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉलेज. ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं. ए की वैल्यू कितनी है 1, एच की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 1, एच 1, बी 2, एफ 1, जी की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1. अब ये डिटरमिनेंट क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है. डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है, 1 इन ब्रैकेट 2 1 जा 2, -1 -1 into 1 into 1 -1 plus 1 1 into 1 -2, so that is equal to 2 minus 1 1 1 into 1 1 1 minus 1 0 0 into this term 0 1 minus 2 1 minus 2 minus 1 कितना हो जाएगा, 1 minus 2 कितना हो गया, -1 हो गया, -1 plus 1 ये भी कितना हो गया, -1, तो ये हो गया 0. कितना हो गया 0. और उसने क्या बोला शो करने का अपने को, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर लिया. इसका आंसर 0 आ रहा, आंसर 0 आ रहा मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई. इसका मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. और वो बोलता कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन. इसका मतलब एक तो उसने ये इक्वेशन गलत हुआ है, यानी कुछ तो भी इसमें मिसप्रिंट है, या फिर उसने ऐसे ही बोला था रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस. में अपने जो सॉल्व किया हुआ है वो एकदम बराबर है. तो यहाँ पे आप लिख देंगे द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. में करेक्शन क्या रहेगा, वो जब नोटिफिकेशन जब बोर्ड वालों की तरफ से आएगा तो मैं आपको उस वीडियो के अंदर फिर बता दूंगा कि इसमें क्या करेक्शन था करके. आयदन में तो इसके हिसाब से आपका आंसर कैसा है, बराबर है. अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ. एक तो उसने इक्वेशन गलत दिया होगा, या फिर वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जगह रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन होना चाहिए, या फिर इसमें कुछ तो भी प्लस माइनस का हिसाब होना चाहिए. थर्ड में क्या दिया है, शो दैट द इक्वेशन 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 इक्वल टू 0. एक बार फिर इक्वेशन देख लेता हूं एक बार. नंबर थर्ड में 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस. रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने को ही होना. तो वही काम करेंगे जो इधर किया था, कंपेयरिंग विथ ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy plus c equal to 0. So therefore a equal to 2, twice h equal to -1, b equal to -3, twice g equal to -6, twice f equal to 19, c equal to -20. तो h कितना हो गया आपके पास में, h इक्वल टू -1/2, g इक्वल टू -3 और f इक्वल टू 19/2. ओके, चलिए फिर
अ हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉलेज। अपने को डिटर्मिनेंट लिखने से मतलब है, कौन क्या कर रहा है उससे अपने को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अपना डिटर्मिनेंट अपने को लिखते आने को होना। ओके, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते अपन। ए की वैल्यू 2, एच की वैल्यू -1/2, जी की वैल्यू -3, फिर एच की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू -3, एफ की वैल्यू 19/2, यहाँ पे फिर जी की वैल्यू -3। इधर में जी और बी सेम है क्या? जी की वैल्यू -3, बी की वैल्यू कितनी है? -3 आ रही। एफ की वैल्यू है 19/2 और सी की वैल्यू है -20। तो चलिए अब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। सो 2 इन ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -3 माइनस माइनस प्लस 23 का कितना हो गया? 60। फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 19/2 इंटू 19/2। ओके, 19/2 इंटू 19/2। जैसे इसका अपने मल्टीप्लीकेशन कर लिया था, इनका ही मल्टीप्लीकेशन करना है। 19/2 इंटू 19/2, इन्हें 19 का स्क्वायर दैट इज 361/2 इंटू 2, यानी 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फिर माइनस, ये माइनस आपका -1/2। फिर अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 20, सो दैट इज इक्वल टू 10। माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे अपन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 19, सो दैट इज 57/2। फिर आगे अपना ये -3 इन ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इंटू माइनस माइनस 19/4, इसका और इसका कर लिया। फिर उसके बाद में इन दोनों का रहेगा तो ये माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस, इन दोनों का माइनस बोले तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 39। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 240 -361/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 20 प्लस 57/2 माइनस, देखो यहां भी माइनस इधर ही माइनस, दोनों माइनस बाहर निकाल के लेके आ जाते, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 19 प्लस 9 4 36/4, सो दैट इज इक्वल टू, ओके अभी काटते नहीं क्योंकि उधर 4 है अपने पास में, तो इसको रहने देते वैसे ही। 2 इन ब्रैकेट, इसमें से इसको उड़ा दो, यानी 361, उसमें से 240 चले गया, 360 में से 240 चले गया तो ये रह गया 1, 6 में से 4 आगे तो रह गए 2, 1 दैट इज -121 -121/4 प्लस 1/2, ये कितना हो गया आपके पास में? 2 और 5 7 हो गया, यानी 77/2 प्लस 3 इन ब्रैकेट, इन दोनों का एडिशन 9 प्लस 6 दैट इज 15, बच गया 1, सो दैट इज 1 plus 1 2 means 55/4, सो दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, -242/4 प्लस 77/4 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन 5 3 15, 1 5 3 15 प्लस 1 16/4। ओके, अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हिसाब कर लो, -242 प्लस 77 प्लस 165/4, तो ये हो गया -242, 7 प्लस 5 12, 1 आ गया, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 1 आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2,
upon 4, so that is 0 upon 4, so that is equal to 0. So therefore the given equation represent a pair of straight lines. आइदन में पहला वाला जो था वो एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक प्रॉब्लम में हो सकती, या फिर उन्होंने जो अपने को बोला डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां कुछ गलती हो सकती। सेकंड वाले में आपको वही दिया था कि शो दैट द गिवन इक्वेशन क्या था, शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इसका ही मतलब इसने क्या किया, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। आइदन में तो आपका ये प्रॉब्लम नंबर 3 हुआ। सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया अपन ने, थर्ड वाला भी सॉल्व किया अपन ने। अब अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है, क्या दिया है, शो दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। अब वो बोलता कि ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मींस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। और बोला है ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। ये जो जॉइंट इक्वेशन है इसमें का एक्यूट एंगल भी फाइंड आउट करके देना है। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला कौन सा था, tan थीटा इक्वल टू इन मॉड्यूलर 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, तो पहले अपन शो दैट करेंगे और बाद में एंगल क्या करेंगे, अपन फाइंड आउट करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy equal to c. So therefore a equal to 2, twice h equal to 1, b equal to minus 1, twice g equal to 1, twice f equal to 1, c equal to minus 3। चेक कर लो, a equal to 1, twice h equal to 1, sorry a equal to 2, twice h equal to 1, b equal to minus 1, twice g equal to 1, twice f equal to 4, c equal to minus 3। So therefore h equal to 1 upon 2, g equal to 1 upon 2, f equal to 2। ओके, फिर से वही अपन लिखेंगे डिटरमिनेंट के लिए, अ हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉलेज। ओके, अब वैल्यू पुट करता हूं इनकी। ए की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू 1 अपॉन 2, जी की वैल्यू 1 अपॉन 2, एच 1 अपॉन 2, बी की वैल्यू माइनस 1, एफ 2, जी 1 अपॉन 2, एफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ 2, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 3। चलिए डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो 2 इन ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 4, फिर माइनस 1/2, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 3/2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 1/2, इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज प्लस 1/2। चेक वंस अगेन, चेक कर लीजिए यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 माइनस 1/2, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 3/2, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 प्लस 1/2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1/2 और वो माइनस मिला के हो गया प्लस 1/2। सो दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2। ओके, दोनों जगह माइनस है, माइनस टेक आउट द कॉमन, सो माइनस माइनस प्लस इट इज बिकम 1/2। अब मेरे पास में यहाँ क्या रह गया 3/2
plus 1. Here is plus 1 by 2. That is equal to 3 by 2. So that is equal to minus 2 plus 3 by 2 plus 1. That is 5 by 2. 3 by 2 plus 1 कितना हो गया 5 by 2 plus 3 upon 4. So that is equal to minus 2 plus 5 upon 4 plus 3 upon 4. 5 ones are 5, 2 twos are 4. So that is equal to minus 5 plus 3 upon 4. So that is equal to minus 2 plus 8 upon 4. 8 upon 4 that is equal to 2. So that is equal to 0. Therefore, give us equation number 1. Therefore, equation 1 represents a pair of straight line. Pair of straight lines. Okay. अब अपने को इसमें क्या एंगल फाइंड आउट करना है. सो लेट थीटा बी द acute angle between these lines. So therefore tan theta in modulus 2 times under root h square minus ab upon a plus b. So therefore tan theta equal to. अब आपको क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करना है क्योंकि उसने क्या बोला दो पार्ट बोले उसने शो दैट ही बोला और एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का भी बोला. तो अपन ने तो शो दैट कर दिया. अब एक्यूट एंगल अपन निकाल रहे हैं 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच 1 by 2. तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 1 by 4 माइनस a इंटू बी. ए और बी का मल्टीप्लीकेशन. सो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस मिला के प्लस 2 अपॉन a प्लस बी. a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू माइनस 1. सो दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट. इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 1 प्लस 4 टू सा कितना हो गया 8 अपॉन 4. 4 टू सा 8 अपॉन 4. 2 minus 1 that is equal to 1. So here we get 2 times. अब इसका क्या होगा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9. 8 प्लस 1 9 और ये 4 तो क्या आ गया 9 बार आके 3 हो जाएगा. 4 बार आके 2 हो गया अपॉन 1. सो दैट इज इक्वल टू 3. तो मुझे यहाँ पे मिला tan थीटा इक्वल टू 3. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3. थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3. अरे में और tan के टेबल में 3 वैल्यू नहीं आती. 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू आती. रूट 3 आती लेकिन 3 वैल्यू नहीं आती. इसलिए उसका एंगल क्या हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3. आई बात ध्यान में समझ गया बराबर. प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था इस प्रॉब्लम के अंदर. इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना था ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो शो करना था. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपको डिटरमिनेंट लगता. डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू क्या आने को ना 0 आने को ना. तो वो आ गई. डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब ए बी एच निकालने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ता कंपेयर करना पड़ता. और उसने बोला कि ऑल्सो फाइंड आउट द एंगल. तो अपने एंगल भी क्या किया फाइंड आउट किया. जनरल इक्वेशन है तो ही वही फॉर्मूला यूज करेंगे और अगर होमोजीनियस वाला इक्वेशन रहता तो भी एंगल के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे. आप इसको अच्छे से देख लीजिए कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम है क्या. ओके किसी कुछ प्रॉब्लम तो इस लेक्चर में अपन यहीं पर रुकते हैं. तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा. सबसे पहले अपन देखा जनरल इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस. फिर जनरल इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन इसके अंदर क्या डिफरेंस था. दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में सिमिलरिटी क्या है वो अपन ने देखा. और फिर अपन ने एक्सरसाइज 4.3 जो जनरल इक्वेशन के ऊपर बेस है वो क्या किया अपन ने सॉल्व किया. तो उसमें क्या अपन ने 4 प्रॉब्लम क्या करके रखे सॉल्व करके रखे. बचे हुए जो प्रॉब्लम है वो अपन आगे के लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए.
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।